हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 111 में इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट चैप्टर जो 13 चैप्टर है उसका लास्ट फेज अपन पढ़ रहे थे बेटा। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन यानी पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, मतलब जो अंतराजातीय अन्योन्य क्रियाएँ हैं। यस बेटा, और उसमें सबसे पहले अपन पॉजिटिव इंटरेक्शंस की बात कर रहे थे, धनात्मक अंतःक्रियाओं की, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में सारी परिभाषाएं और सारी बातें आपको मैंने बताई। और अपन प्रीवियस लेक्चर में फिर अपन म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता, जो पहले इंटरेक्शन पढ़ चुके थे और सेकंड के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत आइडिया ले चुके थे। और सेकंड इंटरेक्शन जो पॉजिटिव इंटरेक्शन में आती है वो आती है बेटा कॉमेंसलिज्म, सहभोजिता, कॉमेंसलिज्म। तो ध्यान से देखिए बेटा, कॉमेंसलिज्म, सहभोजिता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन कहते हैं बेटा कि जो कॉमेंसलिज्म में सहभोजिता है वो अपन कहते हैं बेटा कि प्लस और जीरो संबंध है, प्लस और जीरो संबंध। तो ये मैं बता चुका था आपको कि प्लस और जीरो संबंध है, यानी ऐसे एसोसिएशन में, ऐसे सह संबंध में जो अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जाति है, अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जाति, उसमें किसी एक को लाभ होता है प्लस, और दूसरी अप्रभावित रहती है, उदासीन रहती है, न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। ये सारी बात मैं आपको वहाँ प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि प्लस जीरो संबंध है कि अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जातियों में से किसी एक जाति को लाभ होता है और दूसरी अप्रभावित रहती है, न तो लाभ न हानि, यानी उदासीन। अब बेटा देखो, अपन कहना चाहते हैं, यहाँ से अपन नेक्स्ट लेते हैं कि अपन बात रहे कि इस अन्योन्य क्रिया में जाति जिससे लाभ होता है, इस अन्योन्य क्रिया में जाति जिसे लाभ होता है, जाति जिसे लाभ होता है उसे कॉमेंसल कहते हैं, यानी सहभोजी, कॉमेंसल कहते हैं। यस बेटा, तो आपने कहा कि जाति जिसे लाभ होता है उससे सहभोजी कॉमेंसल कहलाती है, कॉमेंसल कहलाती है। यस बेटा, सहभोजी कहलाती है। और जो दूसरी जाति होती है अपन बात बेटा, तो आप जानते हैं कि दूसरी जाति वहाँ परपोषी है, दूसरी जाति परपोषी है। परपोषी है, होस्ट है। यस बेटा, बात को समझ रहे हैं। तो अन्योन्य क्रिया में जाति जिसे लाभ होता है वो कॉमेंसल, सहभोजी, और दूसरी जाति आपकी क्या है, परपोषी, होस्ट। अब देखिए अपन प्रकृति में इसके अनेक एग्जाम्पल हैं, तो अपन यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा। यस, तो ध्यान से सुने। एग्जाम्पल फर्स्ट, तो देखिए बेटा, एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पर है। सबसे पहले आपके जो एग्जाम्पल है एपीफाइट्स, अधिपादप। आपने सुना होगा एपीफाइट्स, ऐसे पादप जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, एपीफाइट्स, अधिपादप। और आपको यहाँ एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से बता रखा है कि एपीफाइट्स, अधिपादप, जैसे आपको एनसेट ने एग्जाम्पल दे रखा है कि आम की शाखा पर, अब आम वृक्ष है, आम की शाखा पर ऑर्किड अधिपादप के रूप में। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको अपन बता रहे हैं प्लस जीरो संबंध। तो आप जानते हैं कि जैसे ऑर्किड जो छोटा प्लांट होता है, ऑर्किड आम की शाखा पर है मैंगो, तो यहाँ ऑर्किड प्लस और मैंगो पर क्या, जीरो, उदासीन। बात को समझ रहे हैं। तो आम की शाखा पर ऑर्किड अधिपादप के रूप में, तो ऑर्किड पर प्लस आपने दे दिया और मैंगो पर आपने क्या, शून्य, यानी अप्रभावित, उदासीन। कैसे, अपन पूरा क्लियर करते हैं बेटा कि देखो, आपन बात करें कि एपीफाइट यानी अधिपादप, तो आप कहते हो कि ये पादप
ये पादप दूसरे पौधों पर उगते हैं, दूसरे पौधों पर उगते हैं, तभी तो क्या कहलाते हैं, एपिफाइट। तो ये पादप दूसरे पौधों पर उगते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं बेटा, ये स्वयं हरे व प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वयं हरे और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जैसे ये जो ऑर्किड है, इसमें खुद में हरी पत्तियां होती है, तो स्वयं हरे एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अपने बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने पोषक पौधे से, होस्ट से, अपने पोषक पौधे से कार्बनिक पदार्थ नहीं लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ नहीं लेते हैं। यानी पोषक पौधे से बेटा कभी भी कार्बनिक पदार्थ नहीं लेते हैं। जैसे ऑर्किड अपना प्रकाशन स्वयं करेगा, और ये अपने पोषक पौधे होस्ट, ये होस्ट है और ये कॉमेंसल है, कॉमेंसल। तो ये अपने पोषक पौधे से कभी भी ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ नहीं लेगा, यानी भोजन नहीं लेगा, है ना, क्योंकि ये तो स्वयं हरे और क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। बात को समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। यस बेटा। और सीधी सी बात है कि केवल किसके लिए ऊपर उगते हैं, प्रकाश के लिए। अपन कहेंगे यहाँ पर कि केवल प्रकाश के लिए ऊपर उगते हैं, प्रकाश के लिए, लाइट के लिए ऊपर उगते हैं। जैसे अपने बताया ऑर्किड, यस, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, तो केवल लाइट के लिए ऊपर उगते हैं, प्रकाश के लिए। जैसे मैंने आपको क्या बताया बेटा, ऑर्किड, हाँ है ना। अब आप जानते हैं बेटा कि ऑर्किड के अंदर दो टाइप की रूट होती है। जो आम की शाखा पर ऑर्किड उगता है, मैं पूरा समझा देता हूँ आपको। ऑर्किड, इसके अंदर दो प्रकार की जड़ें होती हैं ऑर्किड में। यस बेटा, एक आपकी होती है बेटा क्लाइंगिंग रूट, है ना, क्लाइंबिंग रूट होती है आपकी। और ये जो रूट होती है, ये आप जानते हो कि इसे होस्ट यानी पोषक से जोड़ती है, या जुड़ने में सहायक, जुड़ने में सहायक। यस बेटा। लेकिन ये तो आपकी होती है बेटा क्लाइंबिंग रूट होती है, क्लाइंबिंग रूट होती है, हाँ है ना। तो जो क्लाइंबिंग रूट होती है, मैं आपको बता दूं, सॉरी, ये आपका होती है क्लाइंबिंग रूट, और दूसरी आपकी होती है हैंगिंग रूट। हैंगिंग रूट होती है बेटा जो लटकन मूलें होती है। और ये जो हैंगिंग रूट होती है, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, आर्द्रता ग्राही होती है बेटा, आर्द्रता ग्राही। और जानते हो इनमें एंडोमाइकोराइजा, यानी इनके अंदर आप समझते हो वेलामेन उत्तक होता है, वेलामेन टिश्यू, वेलामेन उत्तक होता है। तो वेलामेन उत्तक क्या होता है, वातावरण से ही नमी को अवशोषित कर लेता है और खनिजों को। तो अपना खनिज और नमी यानी जल भी अपने आप पूर्ति कर रहे हैं, और खुद हरे और प्रकाश संश्लेषी भी हैं। और केवल इस आम की शाखा पर इसलिए कि प्रकाश को लेने के लिए, तो आम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, बड़ा वृक्ष है, ये अप्रभावित रहेगा, और ऑर्किड को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कमेंसलिज्म। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि एक तो आपका हो गया क्लाइंबिंग रूट, पोषक से जो जोड़ती है, और एक आपकी एरियल रूट जो होती है, हैंगिंग रूट, ये आपकी होती है लटकने वाली मूलें, एरियल रूट होती है, वायवीय जड़ें होती है, एरियल रूट। और ये आप समझ सकते हो एरियल रूट हाइग्रोस्कोपिक, आर्द्रता ग्राही होती है, क्योंकि वेलामेन उत्तक होते हैं, वेलामेन टिश्यू, जो वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेते हैं। यस बेटा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया कमेंसलिज्म का। अब देखो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट अपन यहाँ लेते हैं बेटा, जैसे मैं आपको बताता हूँ लिनास। लिनास होती है कंठलताएं, कंठलताएं। तो कंठलताएं आप जानते हो बेटा कि ये जो कंठलताएं हैं, ये वुडी क्लाइंबर हैं, काष्ठीय आरोही पादप हैं, ये वुडी क्लाइंबर, है ना, काष्ठीय आरोही पादप। ये बेटा देखो, जानते हो जो बहुत सघन वन होते हैं ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो वहाँ आपको बताया था कि सेंटर में जाने पर बहुत सघन ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, तो लाइट नीचे नहीं जा पाती है। तो वहाँ आप जानते हो
कि जो ऊंचे वृक्ष हैं, तो ऐसे अपन बात रहा कि ये बहुत ही बड़े वृक्ष हैं, तो बड़े वृक्ष हैं तो ऐसे साइड में मर्दा में जड़ित, मर्दा में जड़ित, आप समझ रहे हैं बेटा कि इस प्रकार से मर्दा में ये जड़ित, ये मर्दा में जड़ित, और उसके सारे सारे ऐसे कंठ लताएं ऊपर छट जाती हैं प्रकाश के लिए ऊपर छट जाती हैं, इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं, वुडी क्लाइंबर, वुडी क्लाइंबर। तो आप कहते हैं कि ये मर्दा में जड़ित होते हैं, मर्दा में जड़ित होते हैं, लेकिन प्रकाश के लिए ऊपर पहुंच जाते हैं, प्रकाश के लिए ऊपर चढ़ते हैं, प्रकाश के लिए। यस बेटा। और आप जानते हो कि कंठ लताएं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, सघन वन जो होते हैं, सघन वनों में पाई जाती हैं। जैसे अपन कहें टीनोस्पोरा है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे दें टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा है, बोहिनिया, बोहिनिया है, टीनोस्पोरा। तो देखो ये जो कंठ लता है, कंठ लता को तो क्या हो जाएगा, फायदा, और ये जो बड़ा वृक्ष है ये अप्रभावित रहेगा। बात को समझे? तो ये आपकी हो गई कंठ लता है। यस बेटा। तो अपन ने कहा कि ये मर्दा में जड़ित होती है, वृक्षों की सहायता से ऊपर चढ़ती है, किसके लिए चढ़ती है, केवल प्रकाश के लिए, लाइट के लिए ऊपर चढ़ती है। और आप समझ सकते हैं कि मुख्यतः घने जंगलों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। बोहिनिया, टीनोस्पोरा, ये आपका हो गया एग्जाम्पल सेकंड। बोलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां लेते हैं कॉमेंसलिज्म का। तो देखिए यानी बेटा इस अन्योन्य क्रिया के अंदर जो कॉमेंसल होगा उसको लाभ होगा, और जो दूसरा होस्ट है, परपोसी है, वो उसको न तो लाभ और न हानि, वो उदासीन रहेगा। यस बेटा। उस पर कोई प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। यस। तो आप समझ रहे हैं कि ये कॉमेंसलिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट वैसे एनसीईआरटी के अंदर है और आप पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा मैं लेता हूँ यहाँ पर। जैसे ये जो संबंध होंगे सहभोजी संबंध, इनको अपन एक संज्ञा देते हैं एपिजोन्स। एपिजोन्स क्या होते हैं? एपिजोन्स का मीन होता है कि भाई जंतुओं का दूसरे जंतुओं या पादपों से सहभोजिता संबंध है ना। तो यहाँ अपन कहेंगे कि जंतुओं का दूसरे जंतुओं या पादपों के साथ सहभोजिता संबंध। तो या तो बेटा इसमें देखो अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जाति ही जंतु होगी, या फिर एक जंतु और दूसरी पादप होगी, यानी जंतुओं का जंतुओं के साथ या पादपों के साथ सहभोजिता संबंध। तो वहां देखो पादप पादप थे, दोनों अन्योन्य क्रिया जो अपन ने पहले ली। यस। तो अब देखिए बेटा कि एपिजोन्स जंतुओं का दूसरे जंतु या पादपों के साथ सहभोजिता संबंध। तो एग्जाम्पल यहाँ पर जो थर्ड आपका एग्जाम्पल अपन लेते हैं। तो देखिए बेटा एग्जाम्पल में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के अंदर है। यस बेटा। तो उसके अंदर आपका है देखो क्लाउन फिश और सी एनीमोन। तो मैं इंट्रोडक्शन वैसे लूँगा, क्लाउन फिश, क्लाउन मछली, क्लाउन फिश, और इंटरेक्शन हो रही है किसमें, सी एनीमोन, सी एनीमोन। तो बेटा आप समझ सकते हो कि क्लाउन मछली और समुद्री एनीमोन, समुद्री एनीमोन। तो देखिएगा यहाँ इस इंटरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि क्लाउन मछली को बेनिफिट हो जाता है, प्लस इसको लाभ होता है, और सी एनीमोन, समुद्री एनीमोन अप्रभावित रहता है, जीरो। ये ध्यान रखना बेटा कि प्लस किसको है और जीरो किसको है, बहुत इंपॉर्टेंट। यस। देखिए जब क्लाउन मछली का शत्रु क्लाउन मछली का पीछा करता है, तो क्लाउन मछली भाग के ये जो समुद्री एनीमोन है
समुद्री एनीमोन आप अच्छे जानते हैं, जो सिलेंट्रेट है समुद्री एनीमोन है। तो समुद्री एनीमोन के अंदर आप समझ सकते हैं कि ऐसे टेंटाकल्स होते हैं, स्पर्शक होते हैं, दंश स्पर्शक टेंटाकल्स। तो ये टेंटाकल्स के नीचे ये जो क्लाउन मछली है, ये क्लाउन मछली आकर अपने शत्रु से बचने के लिए इनके नीचे छुप जाती है, इन टेंटाकल्स के नीचे। यस बेटा, तो सीधी सी बात है कि यहाँ क्लाउन मछली को छिपने के लिए स्थान, क्लाउन मछली को छिपने के लिए स्थान, छिपने के लिए स्थान तथा अपने शत्रु से सुरक्षा प्राप्त होती है। यस बेटा, तो क्लाउन मछली के लिए क्या हो गया प्लस, लेकिन समुद्री एनीमोन पे कोई प्रभाव नहीं है, ये अप्रभावित है ना, ये उदासीन। बात को समझे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्लाउन फिश और सी एनीमोन। यस बेटा, नेक्स्ट आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर जो आगे का एग्जाम्पल है एपिजोन्स में ही, और एपिजोन्स में अपन बात करेंगे बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे सकर फिश और शार्क। देखिए बेटा, सकर फिश होती है चूषण मछली, सकर फिश, और इंटरेक्शन बिटवीन शार्क, ये लो शार्क, ये बड़ा होता है। अब आप जानते हैं कि यहाँ जो सकर फिश है उसको बेनिफिट होता है, लाभ होता है, और जो शार्क है वो उदासीन है, अप्रभावित है, न तो लाभ न हानि। क्या आप समझ सकते हैं बेटा कि जो सकर फिश है वो शार्क पे चिपक जाती है, तो मुख्यतः तो इस चूषक मछली को शार्क से परिवहन में मदद मिलती है, परिवहन मुख्य। यस, और दूसरा आप जानते हो कि भोजन भी प्राप्त होता है, तो ये आपकी होगी देखो बेटा सकर फिश और शार्क। यस, इसमें चूषण मछली को लाभ हो गया प्लस, और शार्क को जीरो, परिवहन मुख्य, और दूसरा अपने भोजन और सुरक्षा, भोजन और क्या बेटा सुरक्षा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया भाई, ये प्लस और वो जीरो। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कमेंसलिज्म का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए बेटा, वही अपन बात बेटा कि जैसे आपने सकर फिश और शार्क लिया, वैसे ही पायलट फिश और शार्क। ये आप जानते हैं कि पायलट फिश और शार्क। तो देखिए बेटा कि जो जब शार्क गति करती है और छोटी मछलियों को या उनको खाती है, वो भक्षण करती है, तो पायलट फिश को जो मांस के टुकड़े गिरे हुए होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो पायलट फिश को फायदा प्लस है और शार्क पर क्या जाएगा जीरो। बात को समझें आप यहाँ पर। तो देखो बेटा कि जब आप समझ रहे हैं कि शार्क अपना शिकार करती है, शार्क के द्वारा भक्षण के साथ गिरे मांस के टुकड़े, तो शार्क जब भक्षण करती है तो शार्क के द्वारा भक्षण के समय जो मांस के टुकड़े गिर जाते हैं, गिरे हुए मांस के टुकड़े, ये पायलट फिश खाती है। बात को समझे? क्योंकि सकर फिश आगे आगे नीचे पायलट फिश चलती है, तो सकर फिश जब अपना शिकार करती है और शिकार का भक्षण करती है, तो शार्क के द्वारा भक्षण के समय गिरे हुए मांस के टुकड़े किसको मिलते हैं? पायलट फिश को। तो पायलट फिश को क्या हो रहा है? लाभ। और शार्क क्या है? अप्रभावित। बात को समझ रहे हैं बेटा? ये आपके एग्जाम्पल हो गए। यस, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। तो देखिए बेटा, कमेंसलिज्म के अंदर जो एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट लेंगे, और वो एक आपकी बेटा उसमें दैनिक क्रिया, यानी अगर आप थोड़ा बहुत भी
गाँव से या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल आप समझेंगे। प्रैक्टिकली वो क्रिया इस समय रेनी सीजन में आप देख रहे हैं। यस बेटा, बात को समझें। तो देखिए वो आपका होता है, ये जो अन्योन्य क्रिया है नेक्स्ट में आपके सामने ले रहा हूं, वो आपकी होती है इग्रेट बर्ड। इग्रेट बर्ड बेटा होता है, जैसे ये पक्षी होते हैं बगुला, पक्षी है इग्रेट बर्ड बगुला। यस, तो आप समझ रहे हैं कि इग्रेट बर्ड और कैटल, क्या बेटा, कैटल, यहां पे कैटल, कैटल आप जानते हो मवेशी, जो चरने वाले जानवर होते हैं ना, गाय भैंस, है ना, ये जो अपन बात हो रहे हैं कि ये आपके होते हैं मवेशी, कैटल। अच्छा, कभी कभी यहाँ पर कैटल इग्रेट बर्ड भी लिखा आ सकता है, तो भी आप समझ जाना कि वो किसके लिए कह रहा है, पक्षी बगुले के लिए कह रहा है इग्रेट बर्ड, और एक कैटल यानी मवेशी। अब देखिए इस इंट्रैक्शन में अपन इस इग्रेट बर्ड पे अपन लिखेंगे प्लस, इसको लाभ होता है, जबकि संयोजन क्रिया के अंदर जो मवेशी हैं वो अप्रभावित होते हैं, अप्रभावित, शून्य। यस बेटा, यानी उदासीन, अप्रभावित। यस बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन है, बहुत ही अच्छी इंट्रैक्शन है, जो आपको दैनिक दिनचर्या में आपको देखने को मिलती है बेटा। और आप समझ रहे हैं, जैसे अभी बरसात के अंदर जो खाली पड़े खेत होते हैं कई, तो वहाँ अच्छी घास लग जाती है, बहुत अच्छी घास लग जाती है, लोग पशु चराते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियाँ, गाय ये जो बड़े आकार के पशु होते हैं वो चरते हैं, तो पीछे पीछे एक बर्ड उनको फॉलो करता है, या बगुला उनको फॉलो करते हैं, बगुला उनको फॉलो करता है। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि वो इग्रेट बर्ड है। तो जानते हो जब वो पशु चरते हैं तो पशु भारी होते हैं, तो उनके खुरों से, जो पैर होते हैं उनके खुर होते हैं, या उनके वजन से वनस्पति हिलती है, या जब वो कुछ झाड़ियों में घुसते हैं तो वनस्पति हिलती है, तो वनस्पति कीट बाहर की ओर आ जाते हैं, और वनस्पति कीट बाहर की ओर आ जाते हैं तो बगुले को आसानी से वो कीट प्राप्त हो जाते हैं भोजन के लिए। तो बगुले को वनस्पति कीट आसानी से भोजन के लिए प्राप्त हो जाते हैं, तो बगुले का तो फायदा हो गया, और पशु पे कोई इफेक्ट है ही नहीं, पशु अपना काम कर रहा है, कोई इफेक्ट ही नहीं है। यस बेटा, तो अपन कहते हैं कि जो कैटल के घास में चरने से कीट बाहर आते हैं और पक्षी को आसानी से मिल जाते हैं, तो अपन कहेंगे कि मवेशियों के घास में चरने से वनस्पति कीट बाहर आ जाते हैं, जिससे पक्षियों को, मतलब बगुले को, पक्षियों को उनको ढूंढने में आसानी होती है, या उनको आसानी से मिल जाते हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पक्षियों को तो क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, और कैटल मवेशी क्या है, अप्रभावित। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का भी, और पीछे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखा है। और आप अच्छे से देखते हैं कि घास में जब वो बड़े बड़े आकार के गाय बैल भैंस चरते हैं, तो पीछे पीछे बगुले उनका अनुसरण करते हैं, क्योंकि जब वो चरते हैं तो उनके वजन से वनस्पति हिलती है, तो वनस्पति कीट ऊपर की ओर आ जाते हैं, तो बगुले को वनस्पति कीट ढूंढने में आसानी होती है। बात को समझे। और इस अन्योन्य क्रिया में देखो बेटा, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है मवेशी के ऊपर, और यहाँ कोई दृढ़ भौतिक संबंध भी नहीं है, और हमेशा वो जुड़े रहें या दोनों की नीड, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि जब पशु घर पे आ जाते हैं तो बगुले थोड़ी घर पे आएंगे उनके साथ में, हैं। तो आप समझ पा रहे हो ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन जो आपको मैंने बता दी कि मवेशियों के घास में चरने से वनस्पति की बाहर आ जाते हैं, जिससे पक्षियों को, बगुले को उनको ढूंढने में क्या होती है, आसानी होती है। बोलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका है ये इग्रेट बर्ड यानी पक्षी बगुला और कैटल्स के बीच। बात को समझ रहे हैं।
नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं बेटा, जैसे नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है, नेक्स्ट इंटरेक्शन आप देखिए जो आपके दे रखिए बार्नेकल्स होते हैं। तो ये जो बेटा बॉर्नेकल होते हैं, बार्नेकल, ये आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड होते हैं। ये स्थिर क्रस्टेशियन होते हैं, क्रस्टेशियन, ये बार्नेकल। और बार्नेकल और ये इंटरेक्शन होती है वेल। आप जानते हो वेल एक जलीय स्तनधारी है, वेल। तो जानते हो इस वेल की पीठ के ऊपर ये बार्नेकल उग जाते हैं। अब वेल चलती है, वेल तो विशाल काय है, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, कोई प्रभाव ही नहीं होगा। तो वेल की पीठ पे बार्नेकल उग जाते हैं। अब वेल चलती है तो ये स्थिर क्रस्टेशियन थे, तो इनको परिवहन में मतलब मदद मिलती है। तो यहाँ बार्नेकल पर आप क्या कर दोगे, प्लस, बार्नेकल पे क्या कर दोगे, प्लस, और वेल जीरो, उदासीन। बात को समझे? तो ये बात आपकी होती है कि जो बार्नेकल हैं, बार्नेकल्स वो स्थिर क्रस्टेशियंस हैं और वेल की पीठ पे उगते हैं, तो इनको परिवहन में सहायता मिलती है। वेल के द्वारा परिवहन में सहायता या परिवहन में मदद मिलती है। यस बेटा, तो इनके ऊपर आपने क्या बता दिया, प्लस, बेनिफिट। और ये आपका क्या रहेगा, उदासीन, अप्रभावित। बोलो, तो ये आपका हो गया बार्नेकल्स और वेल। यस, नेक्स्ट एग्जांपल और ले सकते हैं इसके अंदर अपन, कि ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। यस बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल अपन इसके अंदर क्या ले सकते हैं, जो ये इंटरेक्शन है इसमें आपका हो सकता है इकोलाई और ह्यूमन बीइंग। जानते हो मानव की आंत्र में, बड़े आंत्र में इकोलाई रहता है, इकोलाई और ह्यूमन बीइंग। तो मानव, यस, और ये इकोलाई बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो यहाँ देखो इकोलाई को बेनिफिट होता है, ह्यूमन बीइंग ये अप्रभावित रहता है। बात को समझ रहे हैं? तो बेटा देखो कि कई लोग पहले इसको समझ, इकोलाई और ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ इस इकोलाई को बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि वो मानव के आंत्र में भोजन और वहाँ उसको क्या मिल रहा है, आवास, शेल्टर, तो इसको बेनिफिट मिल रहा है, जबकि ह्यूमन अप्रभावित है। तो देखो बेटा पहले के लोग समझते थे कि इकोलाई परजीवी, ऐसा कुछ नहीं है, परजीवी अपने अंदर कोई रोग भी नहीं करता है। दूसरी बात, अपने आंत्र में बहुत ज़्यादा संख्या में इकोलाई हैं और इजीली आप जानते हैं कि वो इकोलाई और अपने अंदर कोई विशेष संबंध नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो इकोलाई हैं अपने आंत्र में, तो उनको भोजन और आवास मिलता है और अपने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये इंटरेक्शन किस में काउंट होगी, कॉमेंसलिज्म में। किस में काउंट होगी बेटा, कॉमेंसलिज्म में। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको कॉमेंसलिज्म के करवा दी। तो आपकी दो इंटरेक्शन पूरी हो गई, म्यूचुअलिज्म और कॉमेंसलिज्म। अब बेटा इसमें पॉजिटिव इंटरेक्शन में जो आपको मैंने तीसरी इंटरेक्शन बताई थी, प्रोटोकॉपरेशन, तो अपन नेक्स्ट लेते हैं प्रोटोकॉपरेशन। तो बेटा देखो पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर अपन आपको म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता, कॉमेंसलिज्म, सहभोजिता बता चुके हैं। और अब आपकी नेक्स्ट आप देखते हो कि इसके अंदर जो थर्ड है पॉजिटिव इंटरेक्शन में, और वो है प्रोटोकोऑपरेशन। प्रोटोकोऑपरेशन को अपन बोलते हैं बेटा प्राक सहभोजिता या सहयोगिता, ये इसको अपन आदि सहयोगिता भी बोलते हैं। तो प्रोटोकोऑपरेशन, प्राग सहयोगिता। तो देखिए बेटा प्रोटोकोऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। यस, और यहाँ देखिए बेटा मैं इस इंटरेक्शन में आपको बताता हूँ जो आपको 100% कंसेप्ट क्लियर होगा, जो मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात की थी कि देखिए बेटा कि प्रोटोकोऑपरेशन भी एक प्लस प्लस संबंध है, प्लस प्लस संबंध। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि भाई सर, भाई जो आपने म्यूचुअलिज्म बताया वो भी प्लस प्लस संबंध है, ये भी प्लस प्लस संबंध है। अगर आप इतनी सी परिभाषा दें कि अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है, तो वो तो सहोपकारिता में भी होता है और इसमें भी होता है, प्रोटोकोऑपरेशन में भी, इसलिए वो परिभाषा नहीं होगी सहोपकारिता की बात। इसका मतलब तो इसको भी उसी में इंक्लूड कर लो आप। तो बेटा जी देखिए कि ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कैसे।
वो तो एक विशेषता है कि अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, इसमें भी लाभ होता है, प्रोटो कोऑपरेशन में भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताऊं मैं आपको, कि ये जो रिलेशन है बेटा, ये प्रोटो कोऑपरेशन, ये आपको मैं बताऊं कि नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है। ये नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में होता है म्यूचुअल बेनिफिट, लेकिन वो ऑब्लिगेटरी थी, ये नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है, या फिर अपन यहां कहें फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, यानी विकल्पी, विकल्पी है बेटा, ऑप्शनल है, विकल्प है, विकल्पी सहउपकारिता, यानी फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। बेटा देखो, आपने कहा था कि इस वहां कहा था आपने कि प्लस प्लस संबंध तो है लेकिन ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी यानी ऐसा एसोसिएशन जिसमें अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है तथा दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती है। वहां क्या संबंध था कि दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती है, और वहां उसने ये कहा था कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, यानी वो तो बेटा वो संबंध था, वो कहते हैं ना तेरे बिना मैं कुछ नहीं, वो कस्में खाते हैं ना, जन्मों जन्मों की कस्में खाते हैं कि बस तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं भी नहीं, वो तो था म्यूचुअलिज्म। बात को समझ रहे हैं, है ना, यानी आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वो था म्यूचुअलिज्म। लेकिन ये यहां पर क्या है कि कोई बात नहीं है, साथ साथ हैं तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन अपन पृथक हो गए तो आराम से एक दूसरे के बिना जीवित रह सकते हैं, एक दूसरे के बिना जीवित रह सकते हैं। इसलिए क्या है, नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म या फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, विकल्पी सहउपकारिता। और वहां आपने कहा था कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट होता है और नीड दोनों की होती है। बात को समझे, आप समझ रहे बेटा कि यहां अगर अपन कहें कि दृढ़ भौतिक संबंध नहीं होते हैं, दृढ़ भौतिक संबंध नहीं होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन नहीं होते हैं। यस बेटा, और ये अपन कहें कि अनिवार्य नहीं है, अप्रिय या अनिवार्य नहीं है, नॉट इसेंशियल, नॉट इसेंशियल, अनिवार्य नहीं है। यहाँ को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व, को एग्जिटिशन, सह विलोपन या को इवोल्यूशन, सह उद्विकास जैसी कोई भी चीज नहीं है। यस बेटा, ये तो नॉर्मल बात है। क्या है कि दो जातियों की वेष्टियों के मध्य ये साझाचारी है जिसमें एक दूसरे की उपस्थिति से एक दूसरे को लाभ होगा, लेकिन जब वो साझाचारी में नहीं रहेंगे, बिना साझाचारी के वो आराम से पृथक पृथक, अकेले अकेले अच्छी तरह से जीवित रह सकते हैं, अकेले अकेले भी जीवित रह सकते हैं, पृथक पृथक भी रह सकते हैं। जबकि वहां ऐसा था कि पृथक पृथक नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते, अनिवार्य संबंध थे और उद्विकास के दौरान ऐसे परिवर्तन कर रहे थे कि लंबे समय तक संबंध बना रहे। यहाँ कोई जरूरत नहीं है लंबे समय की, जब दोनों कांटेक्ट में हैं तो दोनों के लिए लाभ है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना अपना काम कर रहे हैं। बात को समझे, वो कहता है कि जब तक अपन साथ साथ हैं एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, साथ नहीं रहेंगे, तू तेरे में खुश मैं मेरे में खुश। बात को समझे, तो ये आपका होता है प्रोटो कोऑपरेशन। क्या होता है बेटा, प्रोटो कोऑपरेशन, नॉट इसेंशियल। यस बेटा जी। अब आप ध्यान दीजिए कि प्रोटो कोऑपरेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए आपको समझ में आया कि केवल प्लस प्लस संबंध होना म्यूचुअलिज्म नहीं है। जो सारी विशेषताएं आपको बताई वहां पर, वो आप बहुत अच्छे से देखें, समझें। यस बेटा। अब देखिए इसके जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स की बात करता हूं। जैसे सबसे पहले आपका होता है टिक बर्ड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके इसमें सामने है, टिक बर्ड। टिक बर्ड
और राइनोसिरोस। राइनोसिरोस होता है बेटा गेंडा, गेंडे को आपने अच्छे से देखा होगा। और ये आप जानते हैं कि टिक बर्ड और जो राइनोसिरोस होता है गेंडा, सॉरी राइनोसिरोस गेंडा जो होता है, तो आपने गेंडे के ऊपर, गेंडे के विशालकाय शरीर पर आपने कई पक्षी देखे होंगे। वो पक्षी अपन बात रहे कि उस गेंडे के शरीर पर जो एक्टोपैरासाइट होते हैं, उन एक्टोपैरासाइट को खाते हैं। बात को समझे? तो इन टिक बर्ड को तो आप समझ रहे हैं बेटा कि भोजन मिल जाएगा जू के रूप में, लाइस के रूप में, भोजन जू के रूप में गेंडे के शरीर से, तो इनको बेनिफिट हो गया। और गेंडे को भी बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि उसको बाह्य परजीवियों से मुक्ति मिल जाएगी, बाह्य परजीवियों से मुक्ति। ये लो जी, क्लियर? तो टिक बर्ड को भोजन जू के रूप में और राइनो गेंडे को बाह्य परजीवियों से क्या मिल गई? मुक्ति। तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो गया, दोनों के लिए प्लस प्लस, दोनों को एक दूसरे से क्या बेनिफिट हो गया। लेकिन देखो, अगर वहां गेंडा नहीं होगा तो टिक बर्ड अपने दूसरे तरीके से भोजन लेगा और गेंडा भी कोई दूसरा तरीका, अपने परजीवियों को मुक्त करने का दूसरा तरीका अपनाएगा। ये जब दोनों कांटेक्ट में हैं, जब ये साहचर्य मतलब दोनों अन्योन्य क्रिया में हैं, तो परस्पर एक दूसरे को लाभ होगा। और जब अन्योन्य क्रिया नहीं है तो ये पृथक भी आराम से जीवित रह सकते हैं। यस बेटा? हाँ, कि यहाँ ऑब्लिगेटरी संबंध नहीं है, अविकल्पी संबंध नहीं है, यहाँ पर ऑप्शनल है, विकल्प है। बात को समझे? और मैं यहाँ पर आपको कुछ और भी नेम यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बताया जाता बेटा, एक तो रेड बिल्ड ऑक्सपेकर और एक होता है येलो बिल्ड ऑक्सपेकर। यानी वो जो पक्षी टिक बर्ड है ना, उनको ये भी कहा जाता है रेड बिल्ड ऑक्सपेकर और येलो बिल्ड ऑक्सपेकर। तो ये अपन बात रहा है कि लाल चोंच वाला ऑक्सपेकर और पीली चोंच वाला ऑक्सपेकर जो गेंडे पर रहते हैं। और गेंडे के शरीर से आपको मैं बताऊं, जो किलनियों मतलब जो जू होती है उसको अपन बात रहे क्यों खाते हैं, और गेंडे को अन्य खतरे से, चेतावनी से भी उसको संकेत दे देते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये आपकी प्रोसेस हो गई। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है बेटा, कंसेप्ट ये समझने का था। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें है जो इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं। ऐसे ही जैसे बेटा मैं आपको और बताऊं कि कई सारे मवेशी होते हैं, तो बर्ड और कैटल है ना, तो कई सारे मवेशी होते हैं, चरने वाले पशु। तो आप समझें कि वहाँ बर्ड पक्षी और ये आपका हो गया कैटल। तो ये जो पक्षी होते हैं ना, ये इन मवेशियों के शरीर पर जो जू होती है, एक्टोपैरासाइट बाह्य परजीवी लाइस, तो ये वहाँ भोजन प्राप्त करते हैं लाइस के रूप में। मतलब जो जू होती है ना, जू एक्टोपैरासाइट, तो मवेशियों के शरीर से ये एक्टोपैरासाइट जू प्राप्त करती है। कई सारे बर्ड, तो इनको बेनिफिट हो गया, और कैटल मवेशियों को भी बेनिफिट हो गया कि इनको एक्टोपैरासाइट यानी अपने बाह्य परजीवियों से, एक्टोपैरासाइट से क्या मिल गई? मुक्ति। एक्टोपैरासाइट से मुक्ति मिल गई भाई। बात को समझ रहे हैं? तो बर्ड और कैटल, तो आप जानते हैं कि बर्ड जू लाइस के रूप में भोजन और कैटल को एक्टोपैरासाइट से मुक्ति मिल गई। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपके सामने करवाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एग्जांपल है बेटा बर्ड और क्रोकोडाइल। बर्ड और क्रोकोडाइल जानते हो, पक्षी। फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड हो गया, और ये एग्जांपल थर्ड, बर्ड और क्रोकोडाइल।
तो बेटा आप जानते हो कि पक्षी और मगरमच्छ, देखिए तो पक्षी और मगरमच्छ में बेटा आप देखिए, आपको पता है कि मगरमच्छ जब शिकार कर लेता है उसके बाद अपने मुंह को फैला के रखता है, तो मगरमच्छ के दांत में बहुत सारे मांस के टुकड़े फंस जाते हैं। तो कई पक्षी आपने देखा हो ना, टिटड़ी होती है, आया ना, तो आप जानते हैं कि कई पक्षी उस मगरमच्छ के मुंह में से, दांतों में से फंसे हुए मांस के टुकड़ों को लेकर अपना भोजन करते हैं। तो बर्ड को भोजन मिल रहा है और क्रोकोडाइल की बुरुश हो रही है, भी दांतों की सफाई हो रही है। मजा आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप समझ रहे हैं कि बर्ड और क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल के जबड़ों में फंसे हुए मांस के टुकड़े निकाल कर भोजन प्राप्त करते हैं। यानी जो पक्षी है ना, पक्षी ये मगरमच्छ के जबड़ों में फंसे हुए मांस के टुकड़ों को निकालकर भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनको क्या हो गया बेटा, बेनिफिट हो गया। और यहां देखो कि मगरमच्छ को दांतों में फंसे मांस के टुकड़ों से मुक्ति मिल जाती है। मांस के टुकड़ों से क्या मिल जाती है बेटा, मुक्ति मिल जाती है। तो इसको भी बेनिफिट हो गया, इसको भी बेनिफिट हो गया। बोलो, तो आप समझें कि प्रोटोक ऑपरेशन हो गया। और अपन अच्छे जानते हैं कि मगरमच्छ पक्षी आती है ना, टिटेरी, जो जानते हो परजीवी जोंक को खाने के लिए मगरमच्छ के मुंह में प्रवेश करती है और पक्षी को भोजन मिलता है और मगरमच्छ को या तो रक्त चूसने वाली उस परजीवी से मुक्ति मिलती है, या फिर ये देखो मगरमच्छ के जबड़ों में जो फंसे हुए मांस के टुकड़ों से को निकाल कर पक्षी भोजन लेता है, तो इसको तो भोजन मिल रहा है और मगरमच्छ को दांतों में फंसे मांस के टुकड़े से मुक्ति मिलती है। तो ये आपकी इंटरेक्शन जो हो गई प्रोटोक ऑपरेशन। मैंने इसमें दो इंटरेक्शन था, जब प्रोटोक ऑपरेशन आपका हो गया। यस बेटा। और अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, एक इंटरेक्शन इसमें और है, और वो इंटरेक्शन आपके सामने है बेटा। एक तो मैंने आपको बताई थी क्या, वो क्लाउन फिश और सी एनिमोन वाली, वो तो थी कॉमेंसलिज्म, वो मैं समझ लेना। यहां एक नई इंटरेक्शन है, सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब। सी एनिमोन, इसलिए ध्यान रखना कैसे ने, सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब जो केंकड़ा होता है ना, केंकड़ा, साधु केंकड़ा। तो देखिए कि सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब को क्या है कि इसको, सी एनिमोन को तो परिवहन में मदद मिलती है और हर्मिट क्रैब को क्या मिलती है, सुरक्षा इससे। तो दोनों को जब ये साझेदारी में रहते हैं तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है। और स्वतंत्र रहें तो भी अपना अपना रास्ता अलग अलग रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं है। आप समझ सकते हैं बेटा कि जो ये हर्मिट क्रैब है, हर्मिट क्रैब के ऊपर क्या है कि सी एनिमोन आ जाता है। सी एनिमोन, ये टेंटाकल्स होते हैं सी एनिमोन के, तो सी एनिमोन इसके ऊपर आता। तो सी एनिमोन को तो परिवहन में मदद मिलती है क्रैब, केंकड़े से, हर्मिट क्रैब से, और उस हर्मिट क्रैब को इससे क्या मिल जाएगी, सुरक्षा मिल जाएगी। तो दोनों को एक दूसरे से लाभ है। तो ये आपका, लेकिन अविकल्पी संबंध नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के बिना पृथक भी रह सकते हैं। इसलिए आपका किसमें आएगा, प्रोटोक ऑपरेशन में। किसमें आएगा बेटा, प्रोटोक ऑपरेशन में। तो प्रोटोक ऑपरेशन को आप बहुत अच्छे से समझ गए ना, बोलो भाई, नॉर्मल है ना, और बहुत अच्छी तरीके से बेटा बात को समझ रहे हैं। तो ये सारी बात आपके सामने हो गई कि सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब की भी मैंने आपको बता दी है। तो ये तीनों आपकी पॉजिटिव इंटरेक्शंस हो गई बेटा, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, और ये आपका हो गया प्रोटोक कोऑपरेशन यानी प्राग सहयोगिता। और म्यूचुअलिज्म में इसमें क्या डिफरेंस है, ये आपको बहुत अच्छे से मैंने वहां बताया था कि डिफरेंस अपन को काउंट करना है, तो डिफरेंस आपको पता लग गया होगा, है ना। और आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और मस्त पता लग जाएगा। थोड़ी हिंदी इंग्लिश एनसीईआरटी रखकर बेटा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्लियर करें, मस्त तरीके से क्वेश्चंस करें। एक एक्सरसाइज का एक लेक्चर आपके साइड में वो डालेंगे, वो भी आप मतलब एक्सरसाइज सॉल्यूशन का लेक्चर होगा वो, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से आप देख लें। यस बेटा। और नेक्स्ट फिर अपन मॉड्यूल सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। बात को समझ रहे हैं।
तो बहुत अच्छे लेवल से देखो बेटा आपके सामने ही बात हो गई। क्लियर। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे नेगेटिव इंटरेक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं अपन नेगेटिव इंटरेक्शंस। हाँ बेटा देखिए नेगेटिव इंटरेक्शन जो है, अब आपका सेकंड पॉजिटिव आपकी कंप्लीट होगी तो नेगेटिव इंटरेक्शंस ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं। तो अपने बताया था कि ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है कि अन्योन्य क्रिया करने वाली दोनों जातियों में से, दोनों जातियों की जो पॉपुलेशंस हैं, दो अलग अलग जातियों की जो पॉपुलेशन में किसी एक को भी अगर हानि हो गई तो किस में काउंट होगी बेटा? नेगेटिव इंटरेक्शंस में, ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाओं में। यस बेटा। तो अब देखिए ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाओं में मैंने आपको जो अंत क्रियाएं या बताई थी। यस बेटा। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा कि जो नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं, तो नेगेटिव इंटरेक्शंस के अंदर जो आपकी सबसे पहले जो इंटरेक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें सबसे पहले आप जानते हो प्रीडेशन परभक्षण है, पैरासिटिज्म परजीविता है, और उसके बाद अपन बात करते हैं बेटा कि कंपटीशन जो स्पर्धा है या अमेंसलिज्म। मैंने आपको 4 बताई थी, उनमें से जो 2 है उसमें 2 में आप जानते हो कि एक टाइप है जिसमें एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन यानी किसी ना किसी का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, शोषण, है ना। एक्सप्लॉइटेशन आपका समझते बेटा कि शोषण हो रहा है। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन है इसमें 2 इंटरेक्शन आपकी आती हैं, एक प्रीडेशन, प्रीडेशन परभक्षण, परभक्षण ये इंटरेक्शन आपकी होती है। दूसरी आपकी होती है पैरासिटिज्म, है ना बेटा, परजीविता। देखिए बेटा यहां भी अपन ने जब स्पीसीज ए और बी ली थी, इंटरेक्शन वाली स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, तो यहाँ भी अपन ने प्लस और माइनस संबंध बताया था, प्लस और माइनस। और यहाँ भी स्पीसीज ए और स्पीसीज बी में प्लस और माइनस संबंध बताया था। लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूँ कि प्रीडेशन और पैरासिटिज्म है शोषण। ये आप समझ सकते हो कि डेट्रीमेंटल जो हानिकारक होती है, डेट्रीमेंटल या एंटागोनिस्ट इंटरेक्शंस हैं, मतलब डेट्रीमेंटल हैं, हानिकारक हैं, कि किसी एक पर माइनस आ रहा है, इसलिए ये एक्सप्लॉइटेशन शोषण है या ये नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि परभक्षण भी प्लस माइनस और पैरासिटिज्म भी प्लस माइनस, लेकिन अंतर आएगा आगे। आप जानते हो कि यहाँ संबंधों में विशिष्टता नहीं होती है, यहाँ संबंधों में विशिष्टता नहीं होती है और यहाँ संबंधों में विशिष्टता होती है। तो जो को इवोल्यूशन हुआ था, सह उद्विकास, वो पैरासिटिज्म में आएगा लेकिन प्रीडेशन में नहीं। बात को समझ रहे बेटा? तो ये बात है। और उसके बाद जो अन्य नेगेटिव इंटरेक्शन है, कंपटीशन स्पर्धा और अमेंसलिज्म जो दे रखी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं बेटा प्रीडेशन, है ना, परभक्षण। तो देखिए फर्स्ट जो नेगेटिव इंटरेक्शन है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं बेटा क्या अपन? प्रीडेशन, परभक्षण। ये लो जी, फर्स्ट इंटरेक्शन जो नेगेटिव है परभक्षण, है ना, प्रीडेशन, परभक्षण। अब देखिएगा कि जो प्रीडेशन है वो एक तरह से अपन कहते हैं कि प्लस माइनस संबंध है। कैसा सहसंबंध है? प्लस माइनस संबंध है, प्लस माइनस। यस बेटा, प्रीडेशन। और प्रीडेशन के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि बेटा यहां प्लस पर आप किसको दोगे? प्रीडेटर को, प्रीडेटर, परभक्षी, प्रीडेटर। समझ गए? जो हमेशा तो नहीं, लेकिन बेटा अपने एक बात कहेंगे कि सामान्यतः परपोसी यानी होस्ट से बड़ा होता है। तो बेटा सामान्यतः अपना बात अपने परपोसी यानी होस्ट से बड़ा होता है, सामान्य, जनरली, ऑलवेज नहीं, हमेशा के लिए ऐसा नहीं भी है। तो प्रीडेटर
सामान्यतः प्रपोसी होस्ट से बड़ा होता है। यानी अपन कहें होस्ट कहें या फिर अपन यहाँ शिकार को एक ही बात है, तो सामान्यतः शिकार से बड़ा होता है, क्योंकि जो माइनस साइन आएगा वो किसके लिए आएगा? प्रे शिकार, ये प्रे होगा शिकार, जिसके ऊपर क्या आएगा बेटा? माइनस। बात को समझ रहे हो? अब देखिए कि ये आप जानते हो कि इस प्रे की इंस्टेंट किलिंग होती है। इंस्टेंट किलिंग मतलब ये जो शिकार है ना, परभक्षी के द्वारा तुरंत मार दिया जाता है। ये परभक्षी के द्वारा तुरंत मार दिया जाता है शिकार को बेटा। इंस्टेंट किलिंग, तुरंत मार दिया जाता है। यानी आप जानते हो कि ये प्रीडेटर प्रे का पीछा करता है, फिर आप जानते हो कि उसको पकड़ता है, कैच करता है, कैच एंड किल, और उसको तुरंत किल कर देता है, मार देता है। और फिर आप जानते हो कि उसको कैच एंड किल एंड देन ईट, फिर आप जानते हो उसको खा जाता है। जानते हो ना, जैसे जंगल के अंदर बाघ टाइगर हिरण को पीछे पीछे दौड़ता है, पकड़ता है, पकड़ के तुरंत किल मारता है और खा जाता है। बात को समझे? तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ प्रोसेस होती है। जबकि अपन परजीविता में पढ़ेंगे कि परजीवी अपने पोषक को तुरंत नहीं मारता है, लंबे समय तक शोषण करता है, और यहाँ तुरंत मार देता है। यहाँ संबंधों में कोई विशेषता नहीं है कि टाइगर केवल हिरण को ही खाएगा, उसको कोई भी शाकाहारी मिल जाना चाहिए। मतलब वो कोशिश करता है कोई भी शाकाहारी उसका पीछा करेगा, बहुत प्रोसेस करके, कई प्रकार के प्रयास करके उसको कैच करेगा, किल करेगा एंड देन उसको ईट यानी खा जाएगा। तो ये आप जानते हो कि प्रीडेटर प्रे। बात को समझ रहे हैं? अब देखिए बेटा, यहाँ प्रीडेटर प्रे के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सामने बताता हूँ कि जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देता हूँ। जैसे यहाँ टाइगर और डियर हिरण, ये बाघ टाइगर ये प्रीडेटर है, यस बेटा, और हिरण डियर ये प्रे है, यस। तो ये माइनस और ये प्लस। तो ये एक प्रकार का प्रकृति में ट्रू प्रीडेशन, जो सत्य प्रकार का परभक्षण है, तो यही है प्रकृति में कि दौड़ भाग के पकड़ना, मारना, खा जाना, यस। ऐसे तो एक चिड़िया, अगर एक स्पैरो अपन बात बड़ा कि चिड़िया बीज खाती है, सीड, तो भी वो किस में काउंट होगा? प्रीडेशन में होगा। इसी प्रकार जो शाकाहारी जंतु होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस शाकाहारी जंतु। तो हर्बीवोरस आप जानते हैं कि प्लांट का भक्षण करते हैं, प्लांट को खाते हैं। तो खैर ये भी किस में होगा? प्रीडेशन में ही काउंट होगा। लेकिन प्रकृति में अगर अपन वास्तविक प्रीडेशन देखें, ट्रू प्रीडेशन देखें, तो टाइगर और डियर वाला है। बात को समझ रहे बेटा? और आप जानते हैं कि टाइगर और डियर। अब देखिए बेटा कि प्रीडेशन, परभक्षण प्रकृति में क्यों आवश्यक है इकोसिस्टम में, और परभक्षण के बहुत सारे लाभ हैं। परभक्षण के बहुत सारे लाभ हैं। तो क्या क्या बेनिफिट हैं इस परभक्षण के? परभक्षण के प्रकृति में लाभ क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं परभक्षण के लाभ? तो परभक्षण के लाभ क्या हैं ये अपन पढ़ेंगे पहले। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के अंदर जो इवेंट या कुछ एग्जाम्पल आपको बता रखे हैं कि परभक्षण के लाभ क्या हैं। फिर परभक्षी विवेकी होते हैं, प्रूडेंट, ऐसे नहीं कि वो शिकार को अपनी शौक से, या फिर अगर प्रीडेटर शक्तिशाली होगा तो बहुत सारे प्रे को मार देगा, ऐसा नहीं है। केवल अपनी भोजन की आपूर्ति करने के लिए उस प्रे का शिकार करते हैं, मतलब प्रे को खाते हैं। बात को समझ रहे हैं? फिर ऐसा नहीं कि प्रे भी आसानी से मिल जाएगा प्रीडेटर को, प्रे भी कई सारे प्रकार के बचाव उपाय, शिकार भी उस प्रीडेटर से बचने के लिए कई सारे उपाय करता है। अगर आप डिस्कवरी पे एक टाइगर के द्वारा हिरण का शिकार या ऐसा देखें तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी। बात को समझ रहे बेटा? तो फिर वो बातें आपके सामने होगी कि कैसे अपन बात रहे कि वो प्रे शिकार उस प्रीडेटर से बचना चाहता है।
तो इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू ही होगा। और उसके बाद अपन बात करेंगे बेटा पैरासिटिज्म है और ये सारी बातें। तो इस लेक्चर में यहीं तक बेटा। नेक्स्ट लेक्चर आप याद रखना कि अपन स्टार्ट करेंगे परभक्षण के लाभ से, या प्रीडेशन में परभक्षण के लाभ से अपन स्टार्ट करेंगे बेटा आपके सामने। यस, तो थैंक यू वेरी मच और मस्त रहें, अच्छे रहें। ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन तो एनसेट जैसा मज़ा आ जाएगा तुम्हें, थोड़ा सोचकर पढ़ोगे। और ध्यान रखना इस इंटरेक्शन में इंटर स्पेसिफिक है, 2 जाति होनी चाहिए, चाहे वो एक पादप और जंतु हो चाहे दोनों जंतु, लेकिन 2 जाति अलग अलग जाति की समष्टि होनी चाहिए। हाँ है ना। आगे जैसे अपन पढ़ेंगे वो कई आप ये क्वेश्चन आते हैं कि एक माँ के गर्भ में शिशु पल रहा है, या फिर ऐसे अलग ही फालतू का क्वेश्चन बना देंगे। तो बेटा वहाँ देख लेना कि इंटरेक्शन 2 अलग अलग जाति के जीवों में है या नहीं है, तभी वो किस में काउंट होगी, इंटरस्पेसिफिक में काउंट होगी। बेटा यहाँ कई सारी चीज़ें दिमाग से हल करनी होती है, क्योंकि पूरी बातें मैंने आपको समझाई है। यहाँ मैं आपको प्रीडेशन और देखो पैरासिटिज्म में इतना गजब का अंतर और सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। यस बेटा, तो देखते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, अपने टेस्ट पेपर्स को बहुत अच्छे से दीजिए, दोबारा थ्योरी को पढ़िए, नोट्स लिखिए बेटा। आप ये ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो फिर उतना अच्छा नहीं हो सकेगा भाई, समझ रहे हो, क्योंकि रिवीजन आपको उस नोट्स और इनसाइट से करना है। वीडियो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा आपके पास में। तो थैंक यू वेरी मच।